कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी अक्षमता है जिसको समझाने में, मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि बैठने तक तो मैं ठीक था, परंतु जब मैं खड़ा होता था तो मुझे किसी टेबल का सहारा लेकर वो बड़े एंगल के साथ में खड़ा हो पाता था। कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। रोगी के लिए रोजमर्रा के अपने छोटे छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। इतना ज्यादा टूट चुके होते हैं, उनको लगता है कि बच्चे ने जन्म लिया, पहला बच्चा घर में, जब वो आके यहाँ हमारे पास आते हैं कहते हैं ठीक तो हो जाएगा ना। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। माननीय प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ रहे हैं। हम लोग लाइनअप जहाँ हुए थे वहां पर काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, टफ था मिलना, परंतु जब उनकी गाड़ी वहां आकर रुकी और वो रुककर हमारी ओर बढ़े तो वाइब्रेशंस उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम आपको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट वाज सो पावरफुल। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूँ। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूँ। टीम डेवलप करना बहुत जरूरी है उस स्थान पर, क्योंकि हमारा हर स्थान पे पहुंचना आसान नहीं है, और वो लोग जब पेरेंट्स उसके लिए तैयार होंगे तो हम ये चीजें आगे लेके जाएंगे ताकि उनके माध्यम से हम ये चीजें बढ़ा सकें। तो मैं स्वागत करता हूं विपुल जी आपका इस मंच पर। और मैं अपने श्रोताओं से परिचित कराना चाहता हूं सर को कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत वर्ल्ड फेमस जो प्रोग्राम है मन की बात का, जो 100 एपिसोड रहा है, 100वां संस्करण, वहां पर सर के मानवता मंदिर जो बहुत ही फेमस है उसके बारे में जिक्र किया, पूरी दुनिया को इनके बारे में बताया। और अगर प्रधानमंत्री अपने मुख से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आपसे मिलने भी गए, तो निश्चित रूप से जो आपकी अचीवमेंट है वो एक कहते हैं कि बहुत ऊंचाइयों पर है। आपका जो काम है वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला काम है। तो निश्चित रूप से सर मैं शुरुआत करता हूं इस हमारे संस्करण में हीरोज ऑफ द सोसाइटी में, क्योंकि हमारी नजर में आप हीरो हैं समाज के और आप हमारे जैसे और तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। तो सर बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप कंफर्टेबल हैं? जी। आप हिमाचल में हैं और आपने इतना समय निकाला, वहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो इस बात को समझ सकें कि आपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाला। तो सर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस पॉइंट से जिस विपुल गोयल को प्रधानमंत्री ने अपने प्रोग्राम में कहा, मन की बात में कहा, उस इंसान के बनने की कहानी क्या है? मतलब जब आप स्वयं इस बीमारी से पीड़ित हैं, पहले इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ये कितनी कठिन है, कितनी तोड़ देने वाली बीमारी है, और आपने कैसे एक जिम्मेदारी उठाई कि मैं अपनी लाइफ को भी सही करूंगा और अपने साथ साथ हजारों लोगों की लाइफ में भी एक चेंज लेकर आऊंगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने मुझे मौका दिया, खासकर उन बच्चों के लिए जो आज भारत का भविष्य बनने वाले हैं, जिनके लिए आप
जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं वो एक भारत का भविष्य है। जी सर। कई लोग निकलेंगे और डेफिनेटली वो आके भारत के भाग्य विधाता होंगे आने वाले समय में, क्योंकि भारत की नींव जो है वो जो हमारे प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से पर निर्भर है। व्यक्तित्व जो आकर लोगों को के लिए कार्य करेगा, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी संस्था या मेरा स्वयं की जो जर्नी रही है वो देखा जाए तो बहुत लंबी है। इनफैक्ट इसको कुछ थोड़े से समय में मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। ये जो बीमारी है, ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके 3-3.5 मिलियन व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मांसपेशियों का एक ऐसा रोग है जी सर, प्रोग्रेसिव है। ये प्रोग्रेसिव वर्ड जो है, इसको अगर यदि हम इन्वर्टेड कॉमर्स में ले तो जो आपकी स्थिति आज से, मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं 6th डिकेड में हूं, आई एम 65 नाउ। व्हेन आई वाज 13 का मैं था, तब इसकी शुरुआत देखने को मिली थी। उस समय मैंने 2 एनसीसी कैंप्स अटेंड किए, गेम अच्छा था, और वन फाइन मॉर्निंग आई कुड फील कि मुझे कुछ समस्या है, जो कि और मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ मेरी पावर मसल्स में, दौड़ने में कुछ कम है। सीढ़ियां चढ़ने में मुझे दिक्कत होने लगी। चढ़ाई जब मैं चढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पंजों पर चढ़ रहा हूँ। सो दैट वाज ऑब्वियस। वो लोगों ने नोटिस भी करना शुरू किया। कुछ इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं उस एज में, आपको मालूम ही है कि वो एक ऐसी फ्रेजाइल एज होती है जहाँ लगता है कि मुझे हो क्या गया। तो वो इस तरह की परिस्थितियों में जब निकलते रहे और डॉक्टर्स ने इसको डायग्नोज किया कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। उस समय मेरी माताजी मेरे साथ खड़ी थी। आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पर एक किस तरह का प्रभाव पड़ा होगा। वाकई में इसका कोई इलाज ही नहीं है। और फिर जब ये पता चला कि ये बढ़ने वाली है, ये एक जगह रुकेगी नहीं, तो ये बात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है जी। क्योंकि मैं चल फिर रहा था उस समय जैसे पहले चलता था, केवल चढ़ने में और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती थी, परंतु 10 साल लग गए इस बात को एक्सेप्ट करने में कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है और ये अपना स्थान बना रही है शरीर में। रेगुलर आपकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बावजूद भी इसे अरेस्ट करने में दिक्कत आ रही है जी। तो यहाँ पर जो एक वर्ड मैं यूज करूंगा वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है वो टाइम लेती है। चीजों को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। अपनी यथास्थिति को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है जी। उसमें मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ या मेरा परिवार सौभाग्यशाली रहा है। ये चीज मैं यहाँ आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि 6 लोगों में से 3 लोगों को ये समस्या हमारे घर में थी। बाप रे। आनुवंशिक? 3 अनुवांशिक। ये अनुवांशिक भी एक्चुअली ये हमें उस वक्त ही पता चला कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जी। क्योंकि हमारे परिवार में यदि हमने मैटरनल पैटर्नल चार्ट्स जो बनाए थे उसमें कोई बहुत ज्यादा 4 पुश्तों का दोनों तरफ कहीं कोई देखने को नहीं मिल रहा था कि इसमें पुश्तों में कहीं बीमारी है। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि जीन म्यूटेशन के माध्यम से हो जाती है। अब जीन म्यूटेट कैसे होता है, किन किन परिवारों में किस तरह की समस्या आती है, तो ये हमारे लिए, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था तो वो जानकारी एक्सेप्ट करने में भी समय लगता है। परंतु बीमारी ने अपना स्थान बना लिया। उसके बाद हमारा एक छोटा सा हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, 6 बच्चे थे, तो उसमें मुझे लगने लगा कि मैं क्योंकि घर का सबसे बड़ा हूँ, ये परिवार को चलाना इतना संभव आसान नहीं होगा पिताजी के लिए।
तो दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया। मैंने स्नातक की डिग्री आर्ट्स में ली, मेरा मुख्य सब्जेक्ट होता था जी। इकोनॉमिक्स के लिए अपना शिमला यूनिवर्सिटी में गया जी। तो मुझे लगा कि ये मैं अब शायद आगे पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हिमाचल के टेरेन्स इतने टफ हैं तो यूनिवर्सिटी इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा जी। संयोग मुझे उसी समय पीएच कैटेगरी में एक गैस एजेंसी का इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तो मेरा कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, सोलन जैसे स्थान पे पीएच कैटेगरी में गैस एजेंसी का एडवर्टाइज होना was a coincidence or a miracle. Right. So I just took that chance, appeared for an interview, and I got the gas agency. In nutshell, I will say that was a big support to my family. So that was a turning point also. Once you are capable of giving a support to your family, बड़ा एक बल मिलता है और आपको लगता है कि इस बीमारी के साथ अब मैं परिवार को भी साथ में एकजुट होकर इस बीमारी का सामना करेंगे। 3 लोगों को समस्या थी और बीमारी अपने स्थान पर थी। धीरे धीरे जब हम इंडिपेंडेंट होने शुरू हुए जी, तीनों, यानी कि ये फिर टीम वर्क हो गया। मेरा छोटा ब्रदर, अब वो पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई, अब वो नहीं रहा। संजना जो मेरी छोटी बहन है, वो उसने एमएससी ड्रेस डिजाइनिंग किया चंडीगढ़ से और मैं अपना बिजनेस कर रहा था साथ साथ पढ़ाई में। आगे कभी लगा समय तो मैंने कहा पढ़ लूंगा, परंतु जब बिजनेस में सेटल हो जाते हो तो पढ़ाई थोड़ा पीछे रह जाती है। हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। जब आप अपनी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों से निकल कर बाहर आ जाते हो तो ये जो विचार था कि कुछ करना चाहिए, एक 10 फुट बाई 10 फुट के कमरे से ये विचार ने जन्म लिया और उसका स्वरूप ये बनकर निकला कि आज 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से इस सेंटर का जिक्र करना कि आप उन परिवारों के लिए जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हैं के लिए कुछ कर पा रहे हो जी। और ये बात मैं आपको बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि इस बीमारी का अभी तक कोई दवाई इसकी निकली नहीं है। जी जी जी। पर बहुत काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है और हम आशा करते हैं कि रिसर्च के माध्यम से तो थोड़ी बहुत है भी, वो मैंने सुना बहुत महंगी है, लाखों रुपए में, वो करोड़ों रुपए में। बाप रे। तो अभी ये आम आदमी की रीच से बाहर है। तो इसका मतलब है अगर हम बात करें तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें केवल फिजियोथेरेपी और जो एक मानसिक मजबूती है मन की, मेंटल स्ट्रेंथ, केवल वही 2 काम करेंगी? जी, इसमें ये कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, प्राणायाम और काउंसलिंग, यानी कि जेनेटिक काउंसलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू। जेनेटिक काउंसलिंग ये होती है कि अगर कहीं पेडिग्री चार्ट में ये रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले बच्चे में ये बीमारी के लक्षण यदि हैं तो उसको हम लीगली अबॉर्ट करवाने की परमिशन ले सकते हैं जी, ताकि वो बच्चा इस बीमारी के साथ जन्म ना ले जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि बच्चा यदि जन्म ले रहा है बीमारी के साथ तो उसको धरती पर आना ही पड़ेगा और फिर वो पेरेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है कोप अप करना, उसके साथ जीवन में आगे लेके जाना। बिल्कुल सही कहा। और जो एक बस अवेलेबल है वो डीएनए का ही डाटा लगभग है, जो कहा जाता है कि लगभग 4000 बच्चे हर वर्ष इस बीमारी के साथ जन्म ले रहे हैं जी, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारा कहना यह है कि फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मोरल्स को अपने ऊपर रखें, पेरेंट्स को मोटिवेट करते रहें। जिस तरह यहाँ पे एक सेटअप बनाया है, सिस्टम डेवलप किया है, तो सुबेरे योग प्राणायाम होता है, फिर थेरेपी का फर्स्ट सेशन होता है, फिर
लंच के पश्चात 4 बजे के बाद एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल। उन एक्टिविटीज में यह है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे आके उनके साथ मिलके भाग लेते हैं जी। और उसी सप्ताह के एक प्रोग्राम जो हमने रखा है, 1 सप्ताह का रखा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें ज्यादा समय भी लोग लगा सकते हैं। कोई ऐसे फिक्स टाइमिंग्स 3-3 महीने भी रुके हैं। जो बच्चे चल नहीं सकते थे वो चल पाए, ऐसा देखा है। डेफिनेटली। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे विपुल जी जो हैं, या विपुल सर जो है, वो एक पहले खुद इस बीमारी से पीड़ित रहे, अब उन्होंने अपने मुश्किलें झेली। कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए जहां लगे कि मुझे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लड़ना है। जो आज हमारे हीरो हैं वो दुनिया के सामने कैसे आए, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने 100 एपिसोड में किया। तो आपकी लाइफ का वो इंसिडेंस क्या था जहां पर आपने कहा कि नहीं, मुझे अब दूसरों के लिए करना है? जी, वो लाइफ का इंसिडेंस यही था कि जब आप मैंने जैसे कहा कि हम अपने पैरों पर जब खड़े हो जाते हैं और आप लगता है कि व्यावसायिक रूप से या समाज में आपका जो एक स्थान होता है आपने वो अर्जित कर लिया है, तो कोई भी व्यक्ति जो सही मायनों में जिसमें जीने का एक वो रास्ता वो चुनेगा, वो यही चुनेगा कि वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो वो एक ऐसा समय आन पड़ा जब घर में 3 लोगों को समस्या हो और तीनों के 3 हम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हो, तो ये बन जाता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। शुरू में हम लोग रिलक्टेंट होते हैं, हमें लगता है कि ठीक है कुछ करके देते हैं, करके देखते हैं। तो वी स्टार्टेड विद ए स्मॉल थिंग, वी कॉल्ड इट पिकनिक विद ए पर्पस। राइट। लाइक तो आपने इतना बड़ा एक मिशन शुरू कर दिया सर, आपने इतना बड़ा मानव मंदिर पूरा आपने स्टार्ट किया और आगे इसको आगे लेकर गए। हम कोई भी काम करते हैं तो 2 तरह के चैलेंज आते हैं, कि इंटरनल, क्योंकि आप खुद इस बीमारी से पीड़ित रहे, और दूसरा कहाँ से शुरू करें, लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तमाम तरह की चीजें थी। तो आपके चैलेंजेस क्या रहे इस मिशन में? चैलेंजेस तो देखिए, जब बड़ा काम उठाते हैं तो आते ही हैं, परंतु मुझे लगता है कि यदि आप के दिमाग में कोई फ्रेम बना हुआ है काम करने का, फिजिकल लेवल पे यदि आप थोड़ी अक्षमता में भी हैं और दिमाग यदि आपका ठीक दिशा में कार्य कर रहा है, तो फिर लगता है चीजें होती हैं जी। फिर आपके साथ टीम भी बनती चली जाती है, बिकॉज ये काम बड़े कार्य होते हैं, इसमें एक टीम का होना बहुत जरूरी होता है। परंतु लाइक माइंडेड पीपल दे कम एंड ज्वाइन यू। उस समय हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ी समाज सेविका श्रीमती उर्मिला बाल्दी जी, वो हमारे साथ जुड़ी। जी। उनके जो हस्बैंड थे वो उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पर, और उनकी वाइफ जो थी कम उम्र की थी, परंतु सामाजिक कार्य में बहुत अग्रगणी थी, बहुत काम करते थे। तो उसी दौरान लोगों ने उनसे कहा कि ये भी समाज में एक कार्य कर रहे हैं, इनसे भी आप यदि बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। दौरान हमें उनसे मिलना हुआ, और वो जब उन्होंने इस कॉज को समझ लिया, उन्होंने आके हमें ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया तो उनके घर में कोई इस तरह की समस्या नहीं थी, तो वो जुड़ी तो ऐसी जुड़ी कि लगा कि ये समस्या वाकई अलग है, इसका केयर एंड मैनेजमेंट बिल्कुल अलग से ही होना चाहिए। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़े, और फिर लगा कि अब हम अपनी चीज को आगे लेकर जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और इसको धीरे 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 हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। आज उसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। सर, किसी भी जर्नी में एक लो पॉइंट होता है, मतलब जब हमें लगता है कि शायद निराश हम खुद होने लगे, हमें कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या आपकी जर्नी में भी कोई लो पॉइंट आया और आप उससे कैसे लड़े? जी डेफिनेटली। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी अक्षमता है जिसको समझाने में, क्योंकि जब भी हम किसी के पास जाते थे, मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूँ जी, क्योंकि मैं चल कर जाता था, उस समय मैं चल सकता था इनिशियल चीज पे, चल के यदि मैं चेयर पर बैठ गया तो बैठने तक तो मैं ठीक था, परंतु जब मैं खड़ा होता था तो मुझे किसी टेबल का सहारा लेकर मसल्स में पावर नहीं, तो बड़े एंगल के साथ में खड़ा हो पाता था। तब जाके वो सामने वाले अधिकारी को मालूम होता था कि ये समस्या तुम्हें है क्या, मुझे बताओ, तो उन्हें समझाना पड़ता था। हाँ, वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे ये क्या है। ये मतलब घटित हुआ इवन गैस एजेंसी के इंटरव्यू में भी। जब मैं गया तो सीधा जाके
चेयर पर बैठ गया। तो ऑफिसर जो थे उन तक एक बात पहुंची कि भाई इसको नहीं देनी है गैस एजेंसी, किसी और को दे देना जी। मैं आपको एक इंसिडेंस कोट कर रहा हूं कि देखिए कितना परिवर्तन एक छोटे से एक कोट से आ जाता है जी। मैं गया तो मुझे लगा कि अब ये मुझे नहीं मिलने वाली, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि हमने आपकी फाइल देख ली है। और देखने के पश्चात उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल, वी हैव सीन योर फाइल, गॉन थ्रू योर फाइल, ओके लेट्स सी। जब मैं उठने लगा तो मैंने फिर वो टेबल का सहारा लिया, उठा, और जब मैं चलने लगा तो किसी एक ऑफिसर ने मुझे बोला कि व्हाट एग्जैक्टली, प्लीज नरेट। मैंने कहा सर गिव मी 1 मिनट। और वो 1 मिनट जो मुझे मिला, वो एक जीवन में आई वुड से दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई फील दैट वाज ए ब्लेसिंग, डिवाइन पावर। उस 1 मिनट में मैं अपनी बात उनको समझा पाया कि ये प्रॉब्लम ऐसी है, सदा बढ़ने की है, और इस तरह की स्थिति है कि मैं अभी चल पा रहा हूँ। फिर दे वर इमोशनली इन्वॉल्व एंड दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, गॉट दिस एजेंसी ऑन मेरिट्स। उसमें कोई उन्होंने कोई स्पेशल फेवर नहीं किया, जिस तरीके से मिलनी चाहिए उस तरीके से मुझे एजेंसी मिली। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। तो ये चीजें इस तरह की होती हैं, जब आप ऑफिस में चीजों को समझाते हो, लोगों को नहीं समझ आता, परंतु धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं कि ये डिसेबिलिटी की बात आप कर रहे हो, तो वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल डिसेबिलिटीज, वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाई यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो उनको समझाने में समय लगा, परंतु जब समझ आ गया तो वेल बिगिन इज हाफ डन। उसके बाद ये जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग आके लाभान्वित हो रहे हैं, कि रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि पेरेंट्स इतना ज्यादा टूट चुके होते हैं, उनको लगता है कि बच्चे ने जन्म लिया, पहला बच्चा घर में, जब वो आके यहाँ हमारे पास आते हैं कहते हैं ठीक तो हो जाएगा ना। क्योंकि डॉक्टर वाली बात जो हमें मिली थी, हम उन शब्दों में उन तक ये बात नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, काउंसलिंग के माध्यम से हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं। तो 7 दिन हमें वो बात डिलीवर करने में लगते हैं, और 7वें दिन वो पेरेंट्स वो बोलते हैं हम समझ गए, नाउ वी हैव एक्सेप्टेड इट, नाउ वी विल सी दैट हाउ वी शुड brought up our child with this problem, and education plays a very important role। और हमने ये देखा है कि उनको सही एजुकेशन देने के बाद इतने रोल मॉडल्स तैयार हुए कि कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर निकले, कई लोग बैंक ऑफिसर्स बन के निकले, आज सीनियर बैंक ऑफिसर्स हैं, और कई लोग इंजीनियर्स हैं जो कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दे आर टीचिंग, इन फैक्ट दे पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। इस तरह के सैकड़ों जब रोल मॉडल्स निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जो दिशा है वो सही है। बिकॉज केवल यही सोचकर बैठ जाना या उन लोगों को ये बोलना कि नहीं कुछ नहीं हो पाता, दैट इज नॉट इनफ। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी जैसे कि अब हिमाचल में काफी और भी भारत में स्थानों में जागरूक हुई है, और अपनी बात को बताने में वो थोड़ा इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं, ब्रेन इज ओके, दे शुड बी पुट इनटू द मेन स्ट्रीम। और वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समझा, और इस चीज को हम आगे लेकर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट कैसी रही? वो वहां शायद आए भी थे और बहुत उन्होंने अपने प्रशंसा के भी शब्द कहे, तो कैसा आपको वहां लगा कि इतने सालों की मेहनत? जी 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 बहुत इनको यदि हम देखें तो दैट वाज ए कोइंसिडेंस, बिकॉज ही वाज ऑन ए पॉलिटिकल ट्रिप, एंड हमारी जो सिस्टर हैं जो संजना गोयल जी, वो एक जिद्दी किस्म की इंसान है। इतने उनसे मिलना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परंतु उन्होंने कहा देखिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ, अगर आप आना चाहें, मेरे बच्चे भी यहाँ पर हैं, अपने बच्चे मतलब जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित कुछ परिवार यहाँ आए हुए थे, उनको लेकर हम लोग लाइन अप हो गए, जो उनका रोड शो था उनमें। तो हमने कहा नजर पड़ गई, रुक गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रुके तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत
दर्शक जाने मात्र से ही और एक प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग लाइनअप जहाँ हुए थे वहां पर काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, टफ था मिलना। परंतु जब उनकी गाड़ी वहां आकर रुकी और वो रुककर हमारी ओर बढ़े तो वाइब्रेशंस उनकी इतनी स्ट्रांग थी कि हम आपको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट वाज सो पावरफुल एंड ही जस्ट टच्ड एवरीबॉडी। हर एक के सर पे हाथ रखा, उनसे बात की, उनसे वो जो हमने 2 घंटे का टाइम था हमारे पास, उसमें हमने वो कार्ड्स बना रखे थे, वो सबसे उन्होंने लिए, कौन कौन किस किस प्रदेश से आया हुआ है ये बात की, और लगभग 7 से 8 मिनट वो हमारे बीच में थे। वो क्षण ऐसे थे जिनको हम लोग, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तैयार था तकरीबन 101 पेज का, वो हमने उनको हैंड किया, वो उन्होंने ग्रहण किया, हमसे लिया। क्या बात। और वो फिर ये बात, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं इसको मन की बात में कवर करने वाला हूँ जी, और मुझे लगता है 2 एपिसोड बाद वो कवर भी हो गया। तो ये बड़ी बात है क्योंकि वो सेंसिटिव हुए इस चीज को देखते हुए, या थे पहले से ही सेंसिटिव थे इस इशू में, क्योंकि एक शब्द जो उनके माध्यम से आया वो एक दिव्यांग वर्ड था जी। और दिव्यांगता अपने आप में एक मुझे लगता है कि एक शब्द देना, उसको फिर आगे लोग उसको लेके चल रहे हैं, बहुत मैटर करता है। तो उससे प्रेरणा मिलती है लोगों को। और फिर मुझे उनका निमंत्रण प्राप्त होना, मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड में बुलाना, और मतलब दिल्ली में विज्ञान भवन में जो पैनल डिस्कशंस थी उसमें मुझे कम समय मिला, परंतु जब वो मिला, जब ओपन फोरम में 1.5 मिनट का, उसमें मैं अपनी बात लोगों के समक्ष रख पाया। और जो 100 परिवार आए हुए थे, उसके बाद उन्हें पता चला कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, किस तरह की एक्शन पर है। पत्नी मेरे साथ में थी, मैंने मिलकर अपनी बात की और उसके बाद डिनर टाइम पे वो सब लोग हमसे आके इंटरेक्ट करते थे। क्या बताइए, और बताइए इसके बारे में, हम जानना। तो ये तो बहुत ही एक बहुत ही हमेशा के लिए यादगार मोमेंट हो गया। तो हम अपने हीरो को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं विपुल जी, आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ आप कंफर्टेबल होंगे बातचीत करने में। जी जी। आपकी इस जर्नी से हमें वाकई में बहुत प्रेरणा मिल रही है कि जब व्यक्ति अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो वो रास्ते ढूंढ ही लेता है। अब अपने खाली समय में आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि जब लाइफ में बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं तो इंसान की हॉबी, उसका पैशन उसको बचाए रखता है। तो व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे हैं और अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है लाइफ में, तो या तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और या फिर उसको चैनलाइज करके आप किसी पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को ढाल लेते हो। जी। मैं कॉलेज में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि अब ये प्रॉब्लम है, अब मैं एनसीसी कैंप्स नहीं अटेंड कर सकता, अब मैं गेम्स नहीं खेल सकता। तो जैसे होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड, तो यानी कि वो पोर्शन मैंने स्विच ऑफ कर दिया। नाउ आई गोइंग फॉर गेम्स। अगर जाऊंगा भी तो कुछ इंडोर गेम्स में खेल सकता हूँ, जैसे कि चेस में मेरी रुचि थी, कॉलेज में मैं चेस खेलता रहा, पहले दूसरे स्थान पर रहता था। फिर मेरा सिंगिंग में काफी रुचि थी, सिंगिंग में अच्छे चीजों को सुनना भी मेरा रुचि रहती थी। अच्छे गाने, किशोर कुमार जी के गीत या फिर गजल सिंगर को मैं बहुत गहराई से सुनता था, और गाता भी थोड़ा बहुत था। तो यूथ फेस्टिवल करना शुरू किया। लिखने का शौक था तो कॉलेज पोइट के नाम से कुछ रचनाएं लिखी गई, तो मुझे ये कॉलेज मैगजीन का एडिटर रहा। तो मुझे लगता था ये कुछ चीजें आपको उत्साह देती हैं और चीजें लेकर आगे आप बढ़ते हो। तो संगीत ने बहुत मुझे आगे लेकर कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। तो कॉलेज में पोइट लिखने का मुझे शौक था, थोड़ा बहुत लिखता था, तो कॉलेज मैगजीन का एडिटर बना। फिर पोइट्री लिखने का शौक था, तो एक बुक मेरी पब्लिश हुई थी, टेढ़ी हो चली इमारतें, और वो पुस्तक एक फंक्शन में सुश्री किरण बेदी जी के द्वारा
बुक रिलीज हुई थी जी। और वो पुस्तक जो है डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर मोस्टली मेरी पोएम्स थी। तो वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बोला, विपुल आपने कितना अच्छा लिखा है। तो एक प्रेरणा मिली कि आप जो भी लिख रहे हो वो दूसरे के दिल तक पहुंच रहा है, तो लग रहा है कि आप में लिखने की क्षमता है, तो इसे आगे बढ़ाइए। तो आजकल ज्यादा लिखने का मौका वैसे नहीं मिलता कि पोइट्री लिखूं या कुछ लिखूं, परंतु अब थॉट्स लिखता हूं। मैं अपने थॉट्स के माध्यम से डेली अपने आप को कुछ लिख के पोस्ट कर लेता हूं, ताकि वो एक दस्तावेज बन जाए और वो आने वाले समय में मेरे ही काम आए या फिर लोगों के काम आए। वो इनर स्ट्रेंथ का एक कारण भी है, आपको मोटिवेट करके रखती है अंदर से। जी, क्योंकि हमारे हीरोज को इंस्पिरेशन की जरूरत है, अंदर से वो अपनी ताकत निकलती है, और आप वही व्यक्ति हैं जो अपनी अंदर की ताकत से दूसरों को मोटिवेट करते हैं। जी जी, हो पाता है यार। आपका आगे का गोल क्या है? आगे आप लाइफ में और कहाँ इस अपने प्रोग्राम को, अपने मिशन को लेकर जाना चाहते हैं, और क्या और अभी हासिल करना चाहते हैं इसमें? मुझे लगता है कि जब आप कोई एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हो लाइफ में, लगता है कि ये CSR के माध्यम से एक इतनी बड़ा प्रोजेक्ट आपने आपके माध्यम से, एक टीम के माध्यम से सामने आया। तो जब इस तरह की चीज आप कोई अचीव कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। जी। जैसे कि आपको लगता है कि ब्रेन की फैकल्टीज को हम कितना डेवलप कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। स्टीफन हॉकिंस उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है, जो पीछे कुछ साल पहले उनका निधन हुआ। जी। उनसे बड़ा शायद कोई एग्जांपल हम अभी सोच नहीं सकते, और हम स्टीफन हॉकिंस तो नहीं है, परंतु फिर भी हमें लगता है कि अपनी ब्रेन की फैकल्टीज को हम, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले तो यही लगता है कि रिसर्च इसकी जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, बिकॉज जो डेस्परेट पेरेंट्स हैं वो जल्दी इलाज देखना चाहते हैं। जब SMA का इलाज निकल आया, जिसके ऊपर अभी दवाई अमेरिका में निकली है सरप्टा कंपनी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि बाकी भी बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। और अभी क्योंकि रीच से बाहर है, तो हमारे देश के साइंटिस्ट से मिलके इसके ऊपर रिसर्च करें, और यहाँ के लिए कोई अच्छा मुझे लगता है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और उन तक हम अपनी बात कह पाए कि वो एक अच्छी फंडिंग इस अपने साइंटिस्ट को प्रोवाइड करें। तो यहीं पर, जैसे कोरोना का वैक्सीन निकला है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहीं पर ही इस बीमारी का इलाज संभव हो पाएगा। बिल्कुल, भारत में सारी क्षमताएं मौजूद हैं। बिल्कुल सारी क्षमताएं मौजूद हैं। हमारे देश में बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, और बाहर बिल्कुल काम कर रहे हैं वो हमारे देश के साइंटिस्ट, उसमें उनकी भूमिका रही है। तो मुझे लगता है कि इसका एक तो पहली चीज तो रिसर्च, और दूसरा जब तक रिसर्च नहीं निकलती तो उनके मोरल्स को अप करने के लिए सोलन में, हिमाचल प्रदेश में बनाया। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम इस तरह के सेंटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में है, साउथ और सेंटर में बने, तो थेरेपी जो हम यहाँ कर रहे हैं उसका चाहे छोटा ही स्वरूप हो, थेरेपी के माध्यम से उनका स्टेटस को मेंटेन रखें। बिल्कुल, जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं कैप्सुलेटेड फॉर्म में, वहां पर भी वो लोग करवा सकें। तो उसके लिए और संस्थाएं और जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो सामने आए, उस तरह का फंडिंग हमें उपलब्ध हो। टीम डेवलप करना बहुत जरूरी है उस स्थान पर, क्योंकि हमारा हर स्थान पे पहुंचना आसान नहीं है, और वो लोग जब पेरेंट्स उसके लिए तैयार होंगे तो हम ये चीजें आगे लेके जाएंगे, ताकि उनके माध्यम से हम ये चीजें बढ़ा सकें। तो ये एक विचार है, बहुत ही सुंदर विचार है। और आज आपने जो इसमें बात कही है वो बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि इंसान की ताकत उसके दिमाग में होती है, और अगर वो अपने दिमाग को एक्सप्लोर कर ले जाता है तो फिर बाकी मुसीबतें कुछ नहीं रहती हैं। और आप एक हीरो हैं हमारे लिए, और आपने बताया कि जो हमारी फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं वो हमारे दिमाग की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत कठिन बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना भी करते हैं। तो आपने खुद जिंदगी में इतनी चैलेंजेस को डील किया है, और आज आपने एक मिशन को आप आगे बढ़ाया है, आपकी एक राष्ट्रीय पहचान है, और सबसे बड़ी बात है आपने
हजारों जिंदगियों को एक जीने की उम्मीद दी है, एक आशा दी है। तो आप अपने जीवन से कुछ कहते हैं कि थॉट्स निकालते हुए आप हमारे स्टूडेंट को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि वो आपसे सीखकर आने वाले समय में जब वो सिविल सर्वेंट बने और अपने समाज के लिए करने का उनके पास बहुत कुछ हो। जैसे आपने स्टोरी में बताया कि एक सिविल सर्वेंट थे, उनकी वाइफ, उन्होंने बहुत इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? जब आपके पास पावर होती है, उस पावर का सही इस्तेमाल करते हुए, और जो ऐसा वर्ग होता है जिसमें आपके जो होने का, उनकी तरफ आपका सिंपैथी नहीं बट एम्पैथी जो है, ये आप दिखाएं उनको। जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, लोगों में अक्षमता से जो पीड़ित हैं, उन लोगों के प्रति आपका एक दायित्व बनता है। और जैसा हम लोगों ने कहा कि ऐसे सैकड़ों रोल मॉडल्स निकले हैं जिनको हमने केवल एक दिशा दिखाई और वो अपने पैरों पर खड़े हैं। और पेरेंट्स जो हैं उनको एक बड़ा सुकून मिलता है ये देखते हुए कि अब वो देख रहे हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। आज उनके पास केयर गिवर सपोर्ट बहुत जरूरी है। केयर गिवर सपोर्ट के माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन आगे लेकर जा सकते हैं। जी, ये दायित्व जो है वो जो आपके प्रशासनिक अधिकारी बनकर निकले, इस वर्ग के बारे में उनके लिए एक विशेष उनका एक योगदान रहे। एक तो ये बात जरूरी है। बाकी मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन होती है, आप एक में सोचने का जो नजरिया होता है वो एक बहुत ही जल्दी से आप इस बात को ग्रास कर लेते हो कि ये सही है और ये गलत है। और जब आप समझ लेते हैं चीज को कि ये हमें काम करना चाहिए, तो फिर आप तत् के साथ जुड़ भी जाते हैं। आपके पास पावर होती है और आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। ये मेरा आपके लिए संदेश भी रहेगा और आप ऐसा करेंगे समाज में, ऐसा मैं चाहूँगा। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट भी एक पूरी उम्मीद है कि आपसे प्रेरणा लेकर, आपके लाइफ के संघर्षों को वो जानकर डेफिनेटली आने वाले समय में ना सिर्फ अच्छे नागरिक बनेंगे, उतने ही अच्छे वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे और उनकी पावर से वो कई लाइफ में वो चेंज लेकर आ सकते हैं। और मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से, अपने सभी स्टूडेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और हीरोज ऑफ द सोसाइटी के इस एपिसोड में आपने जो हमें एक इंसाइट दिया, एक हमें रास्ता दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I'm honored to be on this platform and interact with you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you.